जब मेरी मंगेतर मेरी भाभी बन गई, मैंने अपने भेदभाव करने वाले पिता से 20 बिलियन युआन चुराए और बीजिंग इस दिल तोड़ने वाली जगह को छोड़ दिया और अपने वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट किया। मेरी मंगेतर मेरे भाई के साथ भाग गई। यह जवान मालिक सिंगल है और उसका पीछा करने के लिए तैयार है। साथ में दी गई तस्वीर एक कॉपी थी जिस पर मैंने हजारों खर्च किए थे। अगले ही पल उसकी बहन ने फोन किया मुझसे सवाल करते हुए, शेन बुयू क्या तुम मजाक कर रहे हो? फैंग शियू इतना हैंडसम है, कोई भी औरत उससे प्यार कर लेगी। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। तुम उसे मौका देने की हिम्मत कैसे करोगे? मेरे जाने का पता चलने पर मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट को मेरा पता चेक करने का ऑर्डर दिया। शेन बुयू गुस्से में था, लेकिन जवाब मिला कि मैं पहले ही विदेश जा चुका हूं। मिस्टर शेन, आपके स्टेटस को देखते हुए आपको विदेश जाने की इजाजत नहीं है। इस बार वह सच में तुम्हें नहीं चाहता। शेन बुयू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे अचानक उस दिन क्लब में अपने दोस्तों के साथ हुई बातचीत याद आ गई। बुयू, तुम अभी अभी हनी ट्रैप से आई हो, है ना? वह लड़का फैंग, आमतौर पर वह एक छोटे भेड़िए जैसा होता है, किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन जब वह तुम्हारे साथ होता है तो मेरा दिल दुखाता है। वह तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। तुम उससे शादी कब करने का प्लान बना रही हो? मैं वहीं रुक गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरा चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन मैंने जो सुना वह था, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उसका लहजा हल्का था, 7 शब्द हल्के और हवा में, फिर भी 7 नाजुक जहरीले चाकुओं जैसे। हालांकि मेरे लिए यह 7 नाजुक एक एक चाकुओं जैसा था जो ठीक मेरे दिल में चुभ रहे थे। उसी समय प्राइवेट कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। साफ था उसकी गर्लफ्रेंड भी हैरान थी। बहुत देर लगने के बाद किसी ने सावधानी से चुप्पी तोड़ी। नहीं सच में, सिस्टर शेन, 3 साल हो गए हैं और तुम्हारे दिल में अभी भी वो सफेद चांदनी है। सफेद चांदनी। मेरा दिमाग खाली हो गया। शेन बुयू के दिल में सफेद चांदनी थी। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैं वहां लकड़ी की मूर्ति की तरह खड़ी रही। मेरी रूह निकल गई। शेन बुयू की हल्की गुनगुनाहट सुन रही थी। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो उसने कहा था कि वह मुझे 3 साल देगी। वह दूसरे लोगों को ट्राई करेगी और मैं भी दूसरे लोगों को ट्राई करूंगी। अगर हम अब भी एक दूसरे को पसंद करते तो हम वापस साथ आ जाते। मैं वही करूंगी जो वह चाहेगी। 3 साल बीत गए। वह रुकी। मैंने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है। वह जल्द ही वापस आ जाएगी। मुझे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया, यहाँ तक कि मेरी उंगलियां भी कांपने लगीं। ये 3 साल की नजदीकियां, अनगिनत पल जिन्हें मैं आपसी समझ के पल समझती थी, उसके लिए दूसरे लोगों को टेस्ट करने का बस एक एक्सपेरिमेंट थे। फैंग शियू का क्या? उसकी पर्सनैलिटी के साथ अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, मैंने प्राइवेट रूम के पीछे का दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर सब लोग हैरानी से उछल पड़े और दरवाजे की तरफ देखने लगे। मैं वहीं खड़ा था। वहां उसका चेहरा डरावना पीला पड़ गया था। मैंने मेन सीट पर बैठी औरत को ध्यान से देखा। मेरे अचानक आने पर उसने कोई हैरानी या घबराहट नहीं दिखाई। हमेशा की तरह अलग थलग रही। अगर वह मुझे थोड़ा भी पसंद करती तो इस तरह रिएक्ट नहीं करती। मैं उसके पास गया, उसका चेहरा ध्यान से देखने लगा। शेन बुयू, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? कुछ नहीं कहना, बस तुमने सुना है, हम बस मजाक कर रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि तुम अच्छी तरह जानते हो। शेन लोहेंग ने तुमसे शर्त लगाई थी, अगर तुमने मुझे मना लिया तो तुम उसके गैराज में कोई भी लग्जरी कार चुन सकते हो। अगर तुम्हें लगा कि यह काफी नहीं है, फिर उसने अपनी जेब से एक काला बैंक कार्ड निकाला और धीरे से मेरे सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। ये लो 100 मिलियन, इसे इन 3 सालों में मेरे कहने पर चलने का पेमेंट समझो। रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया था। यह कहने के बाद वह जाने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। शेन बुयू, लेकिन मेरा दिल पिघल गया है। बोलते हुए मैंने पिछले 3 सालों में हुई सभी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया। अचानक उसके फोन पर एक चमकदार पतली आईब्रो दिखाई दी। उसने उसे निकाला और मेरी तरफ किया। बुयू, 3 साल हो गए हैं, मैंने कोशिश की है, मैं अब भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, चलो फिर से साथ हो जाते हैं। उसी पल मुझे लगा कि मेरी दुनिया पूरी तरह से टूट गई है। शेन बुयू एक पल के लिए स्क्रीन पर रुकी, फिर धीरे से उसने मेरी उंगलियां अपनी उंगलियों से हटा दी। मेरा दिल पिघल गया है, मुझे माफ करना। ये कहने के बाद वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसने कहा कि उसका दिल पिघल गया है। तो पिछले 3 सालों से मैं अकेला था, एक बेवकूफ की तरह, इस ड्रामा में जिसे उसने ऑर्गेनाइज किया था। परफॉर्मेंस बहुत दिल से और असली थी। मैं वहीं खड़ा अपने खाली हाथों को घूर रहा था। तभी अचानक मैंने कॉफी टेबल से शराब की महंगी बोतल उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया। प्राइवेट रूम में सब हैरान रह गए। किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं पता कि क्लब से बाहर निकलने में कितना समय लगा। रात की हवा मेरे चेहरे को ठंडा कर रही थी। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, एक टैक्सी बुलाई और मैं बैग के पीछे पीछे चल दिया। मैं खुद देखना चाहता था कि यह सफेद चांदनी कौन है जिसके लिए वह 3 साल से तरस रही थी, जिसकी मैं तुलना भी नहीं कर सकता था। मेरी अजीब हालत देखकर ड्राइवर ने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और गैस दबा दी। हालांकि मेरे आमतौर पर शांत और स्थिर व्यवहार और स्थिर ड्राइविंग के बावजूद कार अब काफी तेज हो गई थी। यह देखकर मेरा दिल फिर से दुखने लगा। वह अपनी सफेद चांदनी को देखने के लिए बहुत बेताब थी। कार आखिरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराइवल एरिया में रुकी। मैंने अपनी बाहें फैलाई और उसे धीरे से पकड़ा, फिर नीचे झुका और उसके बालों को चूमा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सफेद चांदनी असल में फैंग झून था, मेरा नाम का भाई, वह इंसान जिससे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह इंसान जिससे मैं सबसे कम जुड़ना चाहता था। मेरी माँ के कार एक्सीडेंट के 6 महीने से भी कम समय बाद मेरे पिता एक औरत को घर लाए। उस औरत का एक बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था, फैंग झून। वह औरत उनका पहला प्यार थी। मेरे पिता ने समझाया कि फैंग झून उनकी बायोलॉजिकल दोस्त थी। अगर मेरी माँ ने उन पर जबरदस्ती नहीं की होती तो वह अपने पहले प्यार को प्रेग्नेंट नहीं होने देते और उससे ब्रेकअप नहीं करते। लेकिन मैं सच किसी से भी बेहतर जानता था। उस समय मेरे पिता को अपने बिजनेस के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। वह कंगाल थे, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खरीद पाते थे। वही मेरी माँ के पास गए जो इतने लंबे समय से उनके पीछे पड़ी थी और एक वादा किया, वह अपनी माँ से शादी करेंगे जब तक उनका परिवार वहाँ रहेगा। उनकी माँ ने उन्हें अपने पैसे, अपना पूरा प्यार दिया और एक कार एक्सीडेंट के बाद उन्हें दूर करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। और नतीजा क्या हुआ? उसकी माँ
का शरीर ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके पिता ने पलटकर उसकी दहेज और विरासत को सगाई के तोहफे के तौर पर इस्तेमाल करके अपने तथाकथित पहले प्यार से शादी कर ली, जिसमें वह खुलेआम दौलत दिखा रहा था। शेन बुयू किसी से भी प्यार कर सकता था, तो फैंग जून से क्यों? ख्यालों में खोया हुआ मैंने देखा कि शेन बुयू पहले से ही फैंग जून का सामान ले जा रहा है। जैसे किसी जादू के असर में मैं पार्किंग की तरफ गया, एक कार रोकी और उनका पीछा करता रहा। क्योंकि मैं बहुत पास था, मैं कार की खिड़की से साफ देख सकता था कि शेन बुयू अपना सिर घुमा रहा था, फैंग जून से धीरे से बात कर रहा था और फैंग जून के कान से बिखरे बालों को भी सहला रहा था। इस तरह की सोच मैंने उसके साथ 3 साल में नहीं देखी थी। उस साल जैसे ही मैं ध्यान से आगे देख रहा था, मेरी नजर आंसुओं से धुंधली हो गई। ऐसा नजारा मुझे पहले कभी नहीं मिला था। चौराहा अचानक बदल गया। ब्रेक और टक्कर की कान फाड़ देने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी टैक्सी अचानक से आगे वाली कार से पीछे से टकरा गई। फिर पीछे से जोरदार टक्कर लगी। जोरदार टक्कर से मुझे झटका लगा। मुझे लगा कि मेरा माथा सामने वाली सीट के पिछले हिस्से से टकरा गया है और मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द हुआ। टमाटर का जूस तुरंत मेरे चेहरे पर बहने लगा, जिससे मेरी नजर धुंधली हो गई। अफरा तफरी और चीख पुकार के बीच टूटी हुई खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सामने वाली जानी पहचानी मेबैक ने अपना दरवाजा खोला। शेन बुयू सबसे पहले बाहर निकले, जल्दी से पैसेंजर साइड की तरफ गए और ध्यान से फैंग जून को बाहर निकाला। शेन बुयू ने उसे सहारा दिया, उसकी चोटों को देखा, उसकी भौहें चढ़ी हुई थीं, उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। आखिरकार उन्होंने फैंग जून की मदद की। वह एक्सीडेंट वाली जगह से जाने के लिए मुड़े, लेकिन उसी पल उनकी नजरें मेरी नजरों से मिलीं, टैक्सी की टूटी फूटी पिछली सीट पर फंसे हुए। मैंने उनकी आंखों में हैरानी देखी, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। फैंग जून को उनकी झिझक महसूस हुई। बुयू, उन्होंने कहा, क्या हुआ? क्या तुमने किसी जान पहचान वाले को देखा? मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब दिया। अगर आपको कोई जान पहचान वाला दिखे तो जाकर उनसे मिलना चाहिए। मैंने सुना है कि एक टैक्सी बुरी तरह डैमेज हो गई है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद, कोई नहीं जिसे मैं जानती हूँ, शेन बुयू ने नजरें हटाते हुए कहा। वे सब अजनबी हैं। यह कहकर उसने बिना पीछे देखे फैंग जून को उस अस्त व्यस्त एक्सीडेंट वाली जगह से दूर ले जाने में मदद की। जब मैं फिर से जागा तो मैं हॉस्पिटल में था। एक नर्स मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर आईवी ड्रिप ठीक कर रही थी। ये देखकर कि मैं जाग गया हूँ, उसने मुझे याद दिलाया, मिस्टर फैंग, आप आखिरकार जाग गए हैं। आपकी चोटें काफी गंभीर हैं। आपको ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। हमें आपके परिवार से भी कांटेक्ट करना होगा। मेडिकल बिल पे कर दीजिए। लेकिन मेरी आंखें खाली थीं। नर्स ने फिर से वही बात दोहराई। कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मिस्टर फैंग, तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने पहले ही मेडिकल बिल पे कर दिए हैं। मैंने तेजी से सिर घुमाया और देखा कि शेन बुयू वार्ड के दरवाजे पर खड़ा है। यह देखकर नर्स जल्दी से वार्ड से चली गई। शेन बुयू अंदर आया। उसकी नजर मेरे पट्टी लगे घाव पर पड़ी। फिर उसने हाथ बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे वह मेरा माथा छूना चाहता हो। मैंने अपना सिर घुमा लिया। मिस्टर शेन, आप हमेशा इतने बिजी रहते हैं, आप किसी ऐसे इंसान का ध्यान क्यों रख रहे हैं जिसे आप जानते भी नहीं? शेन बुयू रुका। मैं नहीं आऊंगा। क्या कोई और आएगा? आपने मुझे आप पर भरोसा करने की आदत डाल दी थी। मुझे गलती से यकीन दिला दिया था कि मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिससे मैं परेशान हो सकता हूँ। लेकिन अब उसी ने मुझे वापस खाई में धकेल दिया है। भले ही कोई ना आए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा था, है ना? बात खत्म हो गई मिस्टर शेन। मैं इतनी भी बेचारी नहीं हूँ। आपने कहा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी मैं बेशर्मी से आपसे चिपकी रही। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी बची खुची शान बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें सच में यकीन नहीं है कि जब मैंने कहा कि मैं इमोशनल हो गई हूँ तो मैं सीरियस थी, है ना? मैं बस यूं ही कह रही थी। हम बस मजाक कर रहे थे, शेन बुयू। और तुम सच में नाटक कर रही हो? शेन बुयू ने मेरे दिखावटी गुस्से को देखा। फिर भी मेरी आंखें लाल थीं। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वह कुछ कहने ही वाला था कि एक नर्स दौड़कर अंदर आई। मिस शेन, मिस्टर फैंग जुआन का एग्जाम खत्म हो गया है। वह तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर मैं तुरंत उस बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी पूंछ पर पैर पड़ गया हो। बस बहुत हो गया। जाओ अपनी सफेद चांदनी के साथ। मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। शेन बुयू ने कुछ सेकंड तक चुपचाप मुझे देखा। आखिर में तुमने ही बात की। मैं तुम्हारे साथ किसी और वजह से नहीं आई हूँ। तुम शेन रोहेंग की दोस्त हो। उसने चुपके से मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। इस पल तक मैं आखिरकार हंसे बिना नहीं रह सकी। लेकिन भले ही इस मुस्कान ने मेरे घाव को और गहरा कर दिया, लेकिन यह दर्द मेरे दिल के दर्द के 10,000वें हिस्से के सामने कुछ भी नहीं था। शेन बुयू, मैं इतना घमंडी नहीं हूँ, चिंता मत करो। इस समय शेन बुयू का दिल थोड़ा कांप उठा। यह पहली बार था जब उसने मुझे रोते हुए देखा था। उसका मुंह थोड़ा खुला, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और नर्स के साथ वार्ड से चला गया। उसके जाते हुए पक्के इरादे को देखकर मैं आखिरकार खुद को और रोक नहीं सका। मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर गिर पड़ा। मुझे लगा कि मैं बहुत देर तक रोता रहूंगा, लेकिन अजीब तरह से उन्होंने कहा कि बगल वाले वीआईपी वार्ड में मिस्टर फैंग जून सच में खुशकिस्मत थे। मिस शेन बहुत ध्यान रखती थीं, खुद उन्हें खाना पानी देती थीं, पूरी रात जागकर उनकी देखभाल करती थीं। एक बार मैं उस वार्ड के पास से गुजरा और आधे खुले दरवाजे की दरार से देखा कि शेन बुयू बिस्तर के पास बैठे सेब छील रहे हैं। वह सीन मेरी आंखों में चुभ गया। दर्द से मेरी नजर धुंधली हो गई। मेरी सबसे बड़ी खूबी, फैंग शियाओ की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं रोया नहीं। यह प्यार कर पाना और जाने देना है। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने सबसे पहले वीजा के लिए अप्लाई किया। मैं इस शहर में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता था। वीजा मिलने और घर लौटने के बाद जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ अकेला चेहरा मिला। मुझे देखकर वह आदतन पैरों के बारे में बात करने लगा। मोटा भालू, तुम्हें अभी भी वापस आना आता है? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने एंट्री गेट पर कमर तक ऊंचा कांटेदार फूलदान जोर से जमीन पर पटक दिया। टुकड़े हर जगह उड़ गए। लिन वान डर के मारे चीखी और 2 कदम पीछे हट गई। तुम खुद को क्या समझती हो? एक घर तोड़ने वाली जिसने किसी और का परिवार तोड़ दिया। तुम मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कर रही हो? याद रखना लिन वान, जब तक मैं फैंग शियू इस घर में हूं, तुम फिर कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाओगी। मैंने तेजी से कहा, जिससे लिन वान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। फैंग शियू, अब तुम्हें क्या हो गया है?
फैंग फुवेनशेंग स्टडी से बाहर भागी और जल्दी से लड़खड़ाती लिन वान को सहारा दिया। मैं अभी वापस आई हूँ और पूरे दिन चिकन चबा रही हूँ। मैं तुम्हें यह खत्म करने के लिए ले जाऊंगी। क्या तुम थोड़ी और समझदार नहीं हो सकती? मैंने उस औरत को बचाते हुए अपने पिता की तरफ देखा और मुंह बनाया। मेरे पैर डर से कांप रहे थे। ठीक है, जब तक तुम मुझे परिवार की दौलत में से मेरा हिस्सा एडवांस में दे दोगी, मैं विदेश चली जाऊंगी और तुम्हें परेशान करने के लिए कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर मेरे चेहरे पर एक नकली चिंता आ गई। फैंग मिंगहोंग हैरान रह गया। बकवास, विदेश जाओगे? तुम वहां क्या करोगे? यहीं रहो, यह हमेशा के लिए तुम्हारा घर है। हम ही परिवार हैं। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। नाटक करना बंद करो। फैंग मिंगहोंग, हाँ वह, और फैंग झून, तुम ही परिवार हो। अगर मेरी मां मर गई तो मेरा कोई घर नहीं होगा। बस अपनी कीमत बताओ। मुझे वही चाहिए जिसके मैं लायक हूँ। वैन यान फैंग मिंग, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने आखिरकार चिंता दिखाते हुए बात की। डैड जानते हैं कि तुम परिवार से नाराज हो, इसलिए डैड तुम्हें पहले 5 मिलियन देंगे। 5 मिलियन? जाओ और अपना दिमाग साफ करो। फैंग मिंगहोंग, तुम आज जहां हो मेरे नाना के पैसों की वजह से हो, मेरी माँ के दहेज की वजह से हो, और तुम्हारी जिंदगी भी मेरी माँ की अपनी जिंदगी से खरीदी गई थी। अब तुम मेरी माँ के पैसे से इस मालकिन और उसके नाजायज बच्चे को पाल रहे हो, उस घर में रह रहे हो जो मेरी माँ ने खरीदा था, और 5 मिलियन से अपने ही बेटे से छुटकारा पा रहे हो। तुम्हारी शर्म कहाँ है? फैंग मिंगहोंग को चोट लगी और वह गुस्से से भर गया। तुम्हें कितना चाहिए? बस बोल दो, मैं पहले से ही तैयार। उसने अपनी जेब से एक डॉक्यूमेंट निकाला और शांति से नंबर और शेयर के नाम रटने लगा। तुम पागल हो, ये नामुमकिन है। तुम मुझे बीच में ही फाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मानना जरूरी नहीं है। मैंने विला के बाहर एक बम खरीदा है। या तो पैसे देकर इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो या हम आज यहीं मर जाएंगे। चुन लो। फैंग शियाओ, तुम पूरे पागल हो। मैं पागल हूँ। फैंग मिंगहोंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह मुझे ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी ड्राइंग की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हो। आखिर में मौत का डर सब पर हावी हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब जल्दी करो और बम हटाओ। चिंता मत करो, कोई बम नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आखिरकार तुमने मेरी माँ को भी इसी तरह धोखा देकर शादी करवाई थी, है ना? फैंग मिंगहोंग को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह इतनी गुस्से में थी कि लगभग बेहोश हो गई। उसने बहुत देर तक मेरी तरफ इशारा किया लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल पाई। जब उसे जो चाहिए था वो मिल गया तो मैंने उसे देखना भी बंद कर दिया। जैसे ही मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा, उसने कहा, तुम्हारा भाई आज अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर घर ला रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले कितनी परेशानी खड़ी की, लेकिन इस बार तुम्हें अपना खाना ठीक से खत्म करना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड शेन वेजी है। तुम जानते हो कि बीजिंग में बाई परिवार का क्या रुतबा है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। अपना बागीपन छोड़ो और मुझे कोई परेशानी मत दो। सीढ़ियों पर मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरी पीठ तुरंत अकड़ गई। वह आज फैंग झून की गर्लफ्रेंड बनकर आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, वह मिलने आ गया। अगले ही पल चीजें बदल गई हैं। फैंग झून शेन बुयू का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए अंदर आया। मम्मी और पापा, मैं वापस आ गया हूँ। फैंग के पिता और सौतेली माँ, जो अभी अभी अपनी मुश्किल से उभरे थे, तुरंत जोश भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। वे शेन बुयू की बहुत इज्जत करते थे और फैंग झून की तरफ नखरे करते थे। उनका रवैया चापलूसी वाला था। सिर्फ शेन बुयू, जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो साफ तौर पर भौहें चढ़ा दी। ऐसा लगा कि तभी उसे एहसास हुआ कि मैं असल में फैंग झून का भाई हूँ। खाने के दौरान फैंग झून और शेन बुयू अपने आप एक तरफ बैठे थे जबकि मैं उनके सामने अकेला बैठा था। मैंने देखा कि शेन बुयू ने फैंग झून के खाने को, जिसमें पूरा खाना भी शामिल था, बहुत ध्यान से सजाया। लिंग वान यह देखकर खुशी से झूम उठा। फैंगजी, तुम और मिस शेन कैसे मिले? मम्मी को बताओ। ये एक चैरिटी गाला में था। मैंने एक आवारा बिल्ली को पेड़ पर फंसा हुआ देखा और उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी करने पर भी उठ नहीं पा रहा था। उसके लिए मेरी मदद करना ठीक नहीं था। बाद में उसने मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी। बात करते समय वह थोड़ा मासूम और शर्मीला भी लग रहा था। यह देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। फैंग झून को बचपन से ही जानवरों से नफरत थी। उसने बचपन में एक बिल्ली को मार डाला था। वह एक बिल्ली को कैसे बचाना चाहेगा? 4 लोगों का परिवार खुशी खुशी खा रहा था और बातें कर रहा था। मुझे उनके करिश्माई काम में साथ देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं उठा और बगीचे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फैंग झून मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। भाई फैंग, तुम यहाँ अकेले हवा में हो? असल में मुझे पता है कि तुम ऐसे क्यों हो। इंडस्ट्री में लोगों ने मुझे उन 3 सालों के बारे में बताया है जो तुमने बूजू के साथ बिताए थे। मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मेरा शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। सच कहूं तो जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं सच में बहुत परेशान हो गया था। आखिर मेरे भाई में ऐसा चार्म है जो मर्दों और औरतों दोनों को अट्रैक्ट करता है। कौन नहीं चाहेगा? कितनी अफसोस की बात है, इतना सुंदर चेहरा बेकार हो गया। तुम्हारी माँ मेरी माँ का मुकाबला नहीं कर सकती और तुम भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये पिछले 3 साल मेरे दिए हुए दान के अलावा कुछ नहीं थे। अब असली मालिक वापस आ गया है। बदमाश, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं धीरे से मुड़ा। मेरी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही उदासी। जिसकी फैंग जून को उम्मीद थी बस मजाक था। फैंग जून, क्या तुम बहुत लंबे समय से विदेश में हो? एक कमीना बेटा जो अपनी माँ पर रखैल की तरह निर्भर है, यह भूलकर कि वह कौन है कि उसे इस घर में आने दिया जाए। एक बेचारा जो औरतों को पकड़ने के लिए साजिशों पर निर्भर है। तुम मेरे सामने दान पुण्य की बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारी माँ वह कचरा उठाती है जो मेरी माँ नहीं चाहती थी। तुम उन औरतों को उठाते हो जिन्हें मैं नहीं चाहता था। तुम दोनों सच में एक ही खून के हो। हमेशा वही उठाते हो जो दूसरों का बचा हुआ होता है। फैंग जून की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास औरतें हैं? वे बस ऐसी औरतें हैं जिन्हें मैं फैंग स्यू नहीं चाहता था। तुम सही हो, उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हो, उन्हें हर जगह दिखा रहे हो। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पीछे फैंग जून अचानक चिल्लाया। उसका माथा गार्डन में एक सजावटी पत्थर की बेंच के किनारे से टकराया और तुरंत टमाटर के जूस के छींटे पड़ गए। लगभग एक ही समय पर चेन बुयू, फैंग मिंगहोंग और लिन वान लिविंग रूम से बाहर भागे। फैंग जून जमीन पर पड़ा था, अपना खून बहता माथा पकड़े हुए। डैड, मम्मी नहीं जाएंगी, उन्हें दोष मत दो, ठीक से खड़े न होने की गलती मेरी अपनी है। लिन वान तुरंत दौड़कर आई और अपने बेटे को गले लगा लिया। बूढ़े सन, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? उसने तुम्हारे साथ पहले ही ऐसा किया था और तुमने फिर भी उसे मजबूर किया। लिंग होंग ने मेरी तरफ इशारा किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। और फिर भी तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? मैंने इस बहुत ध्यान से प्लान किए गए फ्रेम अप ड्रामा को ठंडी आंखों से देखा। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी नजर पहले मेरे गुस्से वाले पिता और दोगली सौतेली मां पर गई। आखिर में शेन बुयू पर पड़ी। मैंने उसे फैंग जून के पास उकड़ू बैठे देखा, ध्यान से अपने घावों को देख रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया, मुझे नफरत से घूरा। बहुत अच्छा, ये औरत भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। और सही भी है, फैंग जून ही वो है जिसकी उसे सच में परवाह है। उसे मुझ पर क्यों यकीन करना चाहिए? मैंने एक पल सोचा, फिर एक एक कदम आगे बढ़ा। सबकी हैरान निगाहों के बीच मैंने एक भारी सिरेमिक गमला पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फैंग जून के माथे पर दे मारा, जहां उसने अभी अभी उसे मारा था। एक दबी हुई आवाज आई और फिर फैंग जून की और भी जोरदार चीख निकली। मैंने अपनी पकड़ छोड़ी, टूटे हुए गमले को फेंक दिया। ध्यान से सुनो, मैंने अभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने किया। शेन बुयू समेत सब हैरान थे। मैंने अपने हाथ में बचे हुए सिरेमिक के टुकड़े नीचे फेंक दिए और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक मेरी कलाई जोर से पकड़ी गई। शेन बुयू ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा इतना काला था कि उससे पानी टपक सकता था। चेयरमैन फैंग, अगर आपका बेटा ऐसा कुछ करता है और उसे ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया जाता है, तो मुझे डर है कि मैं उसे जाने नहीं दूंगा। फेंग मिंगहोंग, फेंग जून के लिए परेशान और शेन बुयू की ताकत से डरे हुए जल्दी से सिर हिलाया और झुक गया। चिंता मत करो मिस्टर शेन, मैं इस घमंडी और बिगड़ैल बेटे को जरूर सबक सिखाऊंगा। उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को बुलाया। बॉडीगार्ड्स, इस बिगड़ैल बेटे को पकड़ो और उसे घुटनों के बल पुश्तैनी हॉल में ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत! मैंने अपने पिता को गुस्से से घूरते हुए संघर्ष किया, लेकिन फेंग मिंगहोंग ने शेन बुयू को देखा और चापलूसी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, उसे अपने कामों पर सोचने के लिए पुश्तैनी हॉल में घुटनों के बल बैठने देना सबसे अच्छी सजा है? शेन बुयू ने फेंग जून को उठाया, जिसके माथे से बहुत खून बह रहा था, और उसकी नजरें मुझ पर ठंडी पड़ गईं। उसके शब्द बहुत बेरहम थे, बहुत नरम। मैंने अभी अभी स्टडी में एक राइडिंग क्रॉप लटका हुआ देखा था, वह सफेद नहीं था, है ना? फिर उसने फेंग जून को उठाया। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। मैं हैरान रह गया, उसे जाते हुए देखकर हैरानी से देख रहा था। उसने असल में फैंग मिंगहोंग को इशारा किया था कि वह मुझे घोड़े के चाबुक से मारे। फैंग मिंगहोंग तुरंत समझ गया और बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाया, सुना, पहले मुझे 30 बार चाबुक मारो, फिर मुझे घसीटकर पूर्वजों के हॉल में घुटनों के बल बिठाओ, उठना मत। मेरी इजाजत के बिना मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। संख्या में कम होने की वजह से मैं शांत नहीं था। हालांकि मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, वरना फैंग जून ने कुछ ही शब्दों से मेरा गुस्सा नहीं भड़काया होता। मुझे जबरदस्ती घसीटकर एक साइड हॉल में ले जाया गया। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया